हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपीएचएससी, नेट जेआरएफ या सिविक्स से जो टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। आप लोग काफ़ी दिनों से देख भी रहे हैं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाए। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है ये बाईलिंगुअल है, और इसलिए बाईलिंगुअल है कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो बाहर से पढ़े हैं वो यूपी में देना चाहते हैं, तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने की वजह से इंग्लिश में समझ, ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं आती, उनको समझ में आता है, लेकिन कई बार एकेडमिक लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश हो जाती है। उसी के साथ जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई किए हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनके लिए भी टेस्ट सीरीज़ है। तो आप देख रहे हैं कि इससे पहले हम काफ़ी ऑलमोस्ट 90 टेस्ट कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट अगर हम 100 पहुंच जाते हैं तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन जो है इससे आने हैं, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट के क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा हम जो डिस्कस करते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि सीधे सीधे वो क्वेश्चन कुछ ही परसेंट 10-20% ही सीधे क्वेश्चन आएंगे जो रिपीट होंगे, लेकिन उसके आसपास के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट 50% तक हो सकते हैं। तो आप सोचिए 50 + 10 60% तक आप ऐसे ही ला सकते हैं, और थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो 65-70% तक आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर ध्यान देंगे, जो हमारे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं उस समय जो बताई जाती है बातें, उसको ध्यान से याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो इसके अलावा जो है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं क्लासेस के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस है, लखनऊ में चल रही हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस तो आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। और बाकी टेस्ट सीरीज़ आपका यूट्यूब पे आपको फ्री मिलते रहेंगे, आप इसको भी सॉल्व करते रहेंगे, तो आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी। जो चीज़ें अगर आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ चीज़ें ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। इंटरेक्ट करने के लिए तो क्लास तो ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ पर फोकस करते हैं। 50 क्वेश्चन हम इस टेस्ट सीरीज़ का कर चुके थे, 51st क्वेश्चन करते हैं। और 51st क्वेश्चन देखिए कितना काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली, कभी यूजी नेट के होते हैं, यूपीएचएससी के या इस तरह के। इसके अलावा कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो हम अलग से लेते हैं, जो हमको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, जिसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है, वो भी क्वेश्चन हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है, Which one among the following is described as cornerstone of the whole public personal structure? तो अब आप देखिए क्या पूछा जा रहा है, Which one among the following is cornerstone? हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका वर्णन संपूर्ण लोक क्रमिक संरचना की महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया गया है? तो क्या चीज़ है? प्रमोशन को, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को, डिसिप्लिन, मोरल। पदोन्नति हिंदी में कहते हैं प्रमोशन को, भर्ती और चयन को, अनुशासन या मनोबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है कि जो कॉर्नरस्टोन, सबसे जो पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर जो है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? इन चारों में से बताइए कि स्ट्रक्चर का सबसे ज़रूरी चीज़ है भर्ती और चयन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जब होगा तभी तो आप प्रमोशन देंगे, तभी उसको डिसिप्लिन में रख सकते हैं, तभी उनका मोरल हाई कर सकते हैं, तो या मनोबल को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है क्या है? पहले भर्ती और चयन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक लगाना है, ये हमेशा सही होगा जब भी कभी भी आएगा ये। तो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। द टर्म स्पॉयल सिस्टम अप्लाइज टू। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिए। स्पॉयल सिस्टम देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्पॉयल सिस्टम ही दिया है, इसको ट्रांसलेट नहीं किया है। कई बार ट्रांसलेट कर देगा तो वो और कठिन हो जाएगा, तो कठिन हो गया हिंदी वालों के लिए, तो क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में देख लीजिए। स्पॉयल सिस्टम ही है कि कह सकते हैं कि ख़राब सिस्टम जो है, स्पॉयल करने का मतलब होता है जो ख़राब हो जाता है उसको हम स्पॉयल कहते हैं। तो ये शब्द किस पर प्रयुक्त होता है? गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, कास्ट ब्यूरोक्रेसी, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, मेरिट ब्यूरोक्रेसी।
अभिरक्षक नौकरशाही, जाति नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, योग्यता नौकरशाही। अब ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्पॉइल सिस्टम किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम था। और उसी के साथ अगर हम पैट्रोनेज सिस्टम देखें तो वो कहाँ पे था, यूके में, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी अपने पैट्रोनेज जिसको करती थी उनको ब्यूरोक्रेसी में रखती थी। अब जो है किसके लिए है, इसका आंसर मैंने दे दिया कि किस चीज़ के लिए स्पॉइल सिस्टम और पैट्रोनेज सिस्टम एक ही है। तो पैट्रोनेज सिस्टम जो है इसका सही आंसर हो गया कि संरक्षक नौकरशाही, कि वहाँ भी पार्टी क्या करती थी, अपने जो जब चुन के आती थी तो नौकर साहब भी अपने ही रखती थी, कहते हैं काम करने में इससे आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं कि पैट्रोनेज सिस्टम यूके में है, लेकिन सेम सिस्टम है स्पॉइल सिस्टम। क्या होता है जो हमने बताया कि पार्टी जब जीत के आती है, यूएसए में 2 मेजर पार्टी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, और यूके में कौन सी है, लेबर पार्टी और जो है कंजर्वेटिव पार्टी। तो जब ये लोग आते हैं चुन के तो क्या करते हैं, ये अपने मनपसंद के ब्यूरोक्रेट्स भी रखते थे, ना कि जैसे हमारे यहाँ भी आज के समय देखें तो शुरुआत में, मतलब अभी तो नहीं होता है कि एग्ज़ाम के थ्रू या इस तरह की चीज़ें होती हैं कि इंटरव्यू होते हैं, एग्ज़ाम होता है, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है कि किसी को भी नहीं रख सकते, चाहे कितने पावरफुल गवर्नमेंट हो, अपने ब्यूरोक्रेट्स नहीं रख सकती। ऑल्दो अलग अलग लूप होल्स का इस्तेमाल करके रखते हैं, लेकिन ये नहीं होता। तो ये पैट्रोनेज सिस्टम या स्पॉइल सिस्टम, मैंने बताया कि स्पॉइल सिस्टम अमेरिका से रिलेटेड है। स्पॉइल सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी में लोग डायरेक्ट चुन लिए जाते थे, ना ही बिना किसी एग्ज़ाम के, या ना ही वो एक्सक्यूज़ दिया जाता था कि एक्सपीरियंस लोग हैं जो हेल्प करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, 53rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Chronologically arrange the correct sequence of the following landmark in the growth and emergence of new public administration। न्यू एनपीए जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्रोनोलॉजी किस तरह से होगी, देख सकते हैं। नव लोक प्रशासन का उद्भव और विकास में निम्नलिखित युग परिवर्तक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट, लोक प्रशासन के सिद्धांत व्यवहार पर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, फिर टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक्स पर्सपेक्टिव का प्रकाशन। तो आप इससे देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या हुआ, लोक प्रशासन के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट आई थी, तो ये हो गए 2 सबसे पहले। फिर लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई, 3 हो गया। फिर क्या हुआ, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसके बाद मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव जो उसमें बातें हुई उसी की एक जनरल और एक बुकलेट की तरह छापा गया, उसका प्रकाशन उसके बाद हुआ। तो 1 4 2 3 1 4 किस में है, ये है बी। तो इसका सही आंसर हो गया बी। तो इंग्लिश में देखें, मिनोब्रुक सबसे पहले हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज, देन फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, एंड देन publication of towards a new public administration, the मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नव लोक प्रशासन क्या है, पहले जो लोक प्रशासन था उसमें माना यह जाता था कि आपके पास जैसे पोस्ट कॉर्प है या इस तरह के जो थ्योरीज होती है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये सब लगा देंगे तो आप बेटर अपने आप ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी लगाएंगे वो वर्ल्ड में एक जैसा रहेगा। लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, ह्यूमन बींग्स के साथ डील करना इतना आसान नहीं है, इसलिए जो रिएक्शन है कि आप पब्लिक सर्वेंट तो रिक्रूट कर लेंगे बेस्ट है, लेकिन वो पब्लिक के साथ डील कर पा रहा है कि नहीं, तो पब्लिक से भी पूछा जाए कि उनको क्या चाहिए और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा के चीज़ों को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और बेटर बनाया जाए। ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात थी। आगे बढ़ते हैं, 53 के बाद 54 देख लेते हैं। Who amongst the following emphasized development administration as an approach? अब देखिए यहाँ पे कि कौन जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन को पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया उपागम के रूप में।
अप्रोच के रूप में, या एम्फसाइज द एडमिनिस्ट्रेशन एज एन अप्रोच, रिक्स, फेंसोड, हेडी, विडनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अगर देखेंगे तो इनका अप्रोच जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये सभी के सभी जोड़ देते हैं। रिक्स भी कहते हैं, फेंसोड भी कहते हैं, हेडी भी कहते हैं, विडनर भी कहते हैं। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज सेइंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू अ सिविल सर्वेंट इन इंडिया। अब सिविल सर्वेंट जो इंडिया में है उनके पास कौन सा पॉलिटिकल राइट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार भारत में सिविल सेवकों को उपलब्ध नहीं है? एक्सप्रेसिंग पॉलिटिकल व्यू, क्या वो पॉलिटिकल व्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं? सपोर्टिंग अ पॉलिटिकल मूवमेंट, किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं क्या? कंट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली टू अ पॉलिटिकल पार्टी, क्या पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं? वोटिंग इन द स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन। तो कौन सा नहीं है, आपको ये सोचना है कि अब देखिए एक्सप्रेसिंग, क्या पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट पॉलिटिकल व्यू डाल दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट के साथ काम करना होता है। अगर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो फिर उनका व्यू, भले वोटिंग में आप कुछ भी करिए लेकिन आप पब्लिकली नहीं बोल सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट बोलेगी वही आपको करना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। कल को गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो सारी पॉलिसी जो आप ही ने बनाई है उसको बदल के आपको दूसरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, चाहे वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। तो क्योंकि वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनकी बनाई हुई पॉलिसी को ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, पब्लिक सर्वेंट्स के पॉलिसी को नहीं। तो इसलिए एक्सप्रेसिंग पॉलिटिकल नहीं हो सकता। सपोर्टिंग पॉलिटिकल मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। पॉलिटिकल मूवमेंट में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी पे कार्रवाई हो सकती है, सस्पेंड किए जा सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली ये भी नहीं कर सकते, ओपनली नहीं कर सकते। वोटिंग इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन, वोटिंग तो करते हैं क्योंकि वोट तो सबको देना होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे न्यूट्रल से न्यूट्रल पोस्ट हो, वो सभी लोग वोट कर सकते हैं। विदाउट एक्सप्रेसिंग पॉलिटिकल व्यू इन द पब्लिक, इन द पब्लिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में भी नहीं बोल सकते या कहीं पे भी नहीं बोल सकते, तो वहाँ पे बोल सकते हैं, ऑफिस में बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसको प्रोपोगेट नहीं कर सकते जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस हो, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए 1 2 3 सही होगा और डी इज़ रॉन्ग। तो 1 2 3 इसमें सी सही है इसका। तो विचार व्यक्त नहीं कर सकते, राजनीतिक आंदोलन को समर्थन नहीं दे सकते, राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान भी नहीं दे सकते, राजकीय तथा राष्ट्रीय चुनाव मतदान कर सकते हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, 55 के बाद 56 नंबर देख लेते हैं। तो नाउ 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, इंटीग्रेशन। तो अब देखिए, संगठन एक जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो है उसमें क्या क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व, सोपानिक जिसको हम हायरार्की कहते हैं, नियंत्रण की सीमा जिसको स्पैन कंट्रोल की, कौन कितनी देर तक इसको कंट्रोल कर सकता है किसी चीज़ को, इंटीग्रेशन एकीकरण की एक यूनिट की तरह काम करें। तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें हायरार्की होती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी होता है, इंटीग्रेशन भी होता है। तो क्या बचा? सामूहिक उत्तरदायित्व। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हो सकता है कि सामूहिक, जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर है कि कोई भी काम जो है अगर मंत्री ने किया है, मिनिस्टर ने किया है, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है पूरी गवर्नमेंट। ये नहीं कह सकते कि उस मिनिस्टर ने सिर्फ गलती की है, वो पूरी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है। या प्राइम मिनिस्टर ने कुछ गड़बड़ किया या किसी भी मिनिस्टर ने कहीं कुछ गलती होती है तो वो पूरी गवर्नमेंट के, या जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं तो अगर वो फेल हो जाता है तो पूरी गवर्नमेंट गिर सकती है, ना कि ये कहेंगे कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दें। तो इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व वहाँ, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ हायरार्की नहीं होती है, सभी लोग बराबर के होते हैं, तो वहाँ पे जो है सामूहिक उत्तरदायित्व ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता। क्योंकि अगर सामूहिक उत्तरदायित्व होगा तो कोई गलत करेगा उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आगे बढ़ते हैं, 56 के बाद 57 देख लेते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिवाइडेड द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनटू एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड अप्लाइड थ्योरी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुप्रयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है एच वॉकर, फेरल हैडी, एफ ए नीग्रो, निकोलस हेनरी। एच वॉकर, फेरल हैडी, एफ ए नीग्रो, निकोलस हेनरी। तो एच वॉकर इसका सही है आंसर। अमंग द डिवाइडेड के स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनटू एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड अप्लाइड थ्योरी में किसने किया? तो सही वॉकर है इसके। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफिशियल्स मेक वर्क फॉर ईच अदर, दिस इज सेड बाय। 4 ऑप्शन है। अधिकारी गण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं, यह किसने कहा? पीटर डकर, रैमसे मूर, पार्किंसन, एच फाइनर। तो ये कौन कह रहा है? पीटर डकर, रैमसे मूर, पार्किंसन, एच फाइनर। इसमें से कौन है? सही आंसर पार्किंसन। ये कह रहे हैं कि अधिकारी गण जो है एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं। ऑफिसर्स मेक वर्क फॉर ईच अदर, कि अपने ही एक दूसरे के लिए, जैसे कि आप देखेंगे कि एक काम होगा तो दूसरे डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है, दूसरे काम होते हैं तो तीसरे डिपार्टमेंट। तो सीधे सीधे होता है कि यहाँ पे आपने कुछ किया है। मान लीजिए आपने टेलीफोन लाइन बिछवाई, तो टेलीफोन लाइन बिछवाएंगे तो आप गड्ढे खोदेंगे, फिर उसको सड़क बनेगी तो वहाँ पे सड़क पर हो गया। अब सड़क बन गई है तो वहाँ पे रोड ज़्यादा चलेगी, तो फिर अब क्या होगा? बिजली विभाग को वहाँ पे लाइट लगानी पड़ेगी। अब लाइट लग गई है तो ऑब्वियसली उसका मेंटेनेंस होगा। इसी तरह से तमाम सारी चीज़ें, फिर होर्डिंग लग जाएगी तो नगर निगम आ जाएगा, तो उसमें तमाम सारे एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो सही आंसर है पार्किंसन। आगे बढ़ जाते हैं, 58 के बाद 59 देख लेते हैं। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द राइट टू इंफॉर्मेशन वॉज। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI जो हमारे यहाँ लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कहाँ है, कौन सा है? तो विश्व का प्रथम देश कौन सा है? आपको मालूम होगा। यूजुअली सबसे पहले हम जब RTI पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि सबसे पहले RTI कहाँ आती है? ये थी स्वीडन में। तो इसका सही ऑप्शन, ऑल्दो नॉर्वे, USA, फिनलैंड। USA नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है। ये क्योंकि तीनों ही मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन फर्स्ट है तो स्वीडन याद करना होगा। इस तरह भी करते हैं, RTIS कर सकते हैं या SRTI कर सकते हैं। इस तरह से नाम याद कर सकते हैं कि स्वीडन में सबसे पहले RTI आया, तो SRTI या RTIS रिट्स कर सकते हैं। तो रिट्स करने से आपको याद रहेगा स्वीडन, अगर सिमिलर नेम रहेंगे तो। आगे बढ़ते हैं, 59 के बाद 60। विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट डे इज रिजर्व फॉर द क्वेश्चन। क्या ये सही है? 0 आवर इज अ टिपिकली इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट प्रैक्टिस। क्या ये सही है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ यूनिकली अमेरिकन फिनोमेना। क्या ये सही है? जुडिशियल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट स्टेम्स फ्रॉम द नेचुरल लॉ। तो इसमें से कौन सा सही है? जुडिशियल कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक नेचुरल लॉ है, ये सही है क्या? अब देख लें, हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। प्रत्येक संसद दिवस का पहला घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है। यस, पहला घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित रहता है। उसके बाद जो है अगर हम 12 बजे से देखें तो 0 आवर शुरू हो जाता है, जहाँ पे इमीडिएट रिस्पांस वाले चाहिए होते हैं। मतलब कि अगर आज ही कोई घटना हुई, कल घटना हुई, आज ही प्रश्न पूछना है, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रश्न काल में या क्वेश्चन आवर में जो पूछे जाते हैं उसको 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है लोकसभा अध्यक्ष को, तो ये याद रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जो 10 दिन पहले हुए ही नहीं थे या इमीडिएटली उठाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे 0 आवर बनाया गया। इंडियन पार्लियामेंट का ये स्पेसिफिक केस है, जो अगर हम देखें तो यहाँ शून्यकाल 0 आवर संसदीय प्रथा के क्षेत्र में प्रारूपिक भारतीय नव
प्रवर्तन है। ऑब्वियसली इट्स अ इनोवेशन, इंडियन, टिपिकल इंडियन इनोवेशन। तो ये सही है कि ये बिल्कुल इंडियन इनोवेशन है। इसके बाद देखें न्यू पब्लिक शासन अद्वितीय रूप से अमेरिकन परिघटना है। तो हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है, अमेरिका में शुरू हुआ था और धीरे धीरे बाकी जगह पर, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकलता है। प्रशासनिक क्रिया पे अगर जुडिशियल कंट्रोल रहेगा, इसकी जगह जुडिशियल की जगह पे कहाँ होता है, ये जो है लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है, लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है। जुडिशियल कंट्रोल बहुत नैसर्गिक नहीं है या नेचुरल लॉ की तरह नहीं है कि जुडिशरी इसको कंट्रोल करे। जुडिशरी में जब कभी फंस जाता है कुछ तो जुडिशरी में जाता है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। तो डी इसका गलत सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 61 पे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अप्रोचेस फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट थिंकर्स का है कि कौन सा जो फेमिनिस्ट है वो इनमें से कौन सा अप्रोच उनका है। तो ये चारों फेमिनिस्ट का नाम है। क्रिटिकल थ्योरी, अगर आप देखेंगे तो क्रिटिकल थ्योरी किसका है, क्रिटिकल थ्योरी सैंड्रा व्हाइटवर्थ का है। अगर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म देखेंगे तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एलिजाबेथ ब्रुगेल का है। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तो चार्लेट हूपर का है। पोस्ट कॉलोनिज्म क्या बचे, ये चंद्रा मोहंती। तो ये सारे लोग फेमिनिस्ट थिंकर हैं। अगर आप इसको सही से मिलाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, डी, कि क्रिटिकल सिद्धांत जो है वो किसका हो गया, सैंड्रा व्हाइटवर्थ का। सामाजिक निर्माण सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एलिजाबेथ ब्रुगेल। उत्तर संरचनावाद चार्लोट हूपर और उत्तर उपनिवेशवाद चंद्रा मोहंती। तो ये जो होगा कि देख सकते हैं वो उत्तर उपनिवेशवाद पोस्ट कॉलोनिज्म से रिलेट कर सकते हैं। पोस्ट कॉलोनिज्म जो है चंद्रा मोहंती का है, तो इससे सही आंसर हो गया डी। आगे बढ़ जाते हैं। ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, जब अगर आप सारे फेमिनिस्ट को जानते हो तभी आप कर पाएंगे। ग्लोबलाइजेशन सिग्निफाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसको सूचित करता है, किसे सूचित करता है। टाइम स्पेस कंपैरिजन, द इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, द ग्रोथ ऑफ सुपर टेरिटोरियल रिलेशंस बिटवीन पीपल, ऑल द अबव। तो सब चीज़ कि वैश्वीकरण, समय स्थान संपीड्य, कि समय और स्थान छोटे हो गए, मान लिया जा रहा है कि टाइम भी कम लग रहा है एक दूसरे तक पहुंचने में और दूरी भी कम लगती है। इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी का इंटीग्रेशन हो रहा है, ये भी सही है। लोगों के बीच अधिक्षेत्रीय संबंधों की वृद्धि, ये भी है। सुपरा टेरिटोरियल रिलेशन अगर आप देखेंगे तो हो गया है कि आप किसी भी कंट्री में है, दूसरे कंट्री से रिलेशन है, बिजनेस का रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन भी बन रहा है, तमाम सारी दूसरी चीज़ें हैं। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप और दूसरे चीज़ों की वजह से आसानी से दूसरे कंट्री के लोग भी जुड़ते हैं। तो उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ जाते हैं 62 के बाद 63 देख लेते हैं। हु सेड द following in crucial situation, however the ultimate concern of state is not for power but for security। किसने कहा, अहम स्थितियों में फिर भी राज्यों का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है। थॉमस सेलिंग, केनेथ वॉल्ज, बैरी बुजन, जॉन मेरेस्मिथ। तो अगर आप देखेंगे तो ये तीन सारे के सारे एक तरह से रियलिस्ट थिंकर हैं। तो उसमें से सबसे अधिक फोकस जो अगर हम देखें तो न्यू रियलिस्ट कौन है, केनेथ वॉल्ज। और केनेथ वॉल्ज ही कहते हैं कि अल्टीमेटली जो चीज़ है कि जब क्रूशियल चीज़ें आती हैं, क्राइसिस आती है, तो सिक्योरिटी प्राइमरी होती है, ना कि सत्ता बनाए रखना। तो केनेथ वॉल्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 के बाद 64 देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी ड्रॉज ऑन थ्योरीज फ्रॉम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थव्यवस्था का संस्थानिकवाद उपागम निम्नलिखित में से किसे सिद्धांत को लेता है। तो
इंसेंटिव स्ट्रक्चर, डेलीगेशन एंड एजेंसी, हिस्टोरिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर। प्रोत्साहन संरचना, प्रत्यायोजन और एजेंसी, ऐतिहासिक कारक, सामाजिक कारक। तो कौन सा होगा कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को कैसे लेता है, ये है डेलीगेशन एंड एजेंसी। इसका सही आंसर क्या हो गया 64 का बी, डेलीगेशन प्रत्यायोजन और एजेंसी के थ्रू लेता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थ का संस्थानिकवाद उपागम निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत को लेता है कि इंस्टीट्यूशन क्या काम करते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम देखें इनका आइडिया क्या है कि स्टेट एक इंस्टीट्यूशन हो गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, तो ये सारे मिल के ही जो चीज़ें डिसाइड करते हैं उसी तरह से चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ प्रपोज्ड 3-tiered conception of international law based on मोराविस्क न्यू लिबरलिज्म। तो मोराविस्क के नव उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव किसने दिया है? तो कौन है वो? इसका सही आंसर एम बायरस, AM लास्टर, कोस्केनिमी, A गुजमैन। एम बायर्स, AM स्लॉटर, कोस्केनिमी, A गुजमैन। तो इसका सही आंसर जो है अगर आप देखेंगे तो बी है। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। AM स्लॉटर, AM स्लॉटर जो है न्यू लिबरलिज्म के मोरविस्क न्यू लिबरलिज्म लाते हैं। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा है क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एज रिकमेंडेड बाय द सेमिनियल रिपोर्ट एंड एजेंडा फॉर पीस 92। तो सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए एजेंडा फॉर पीस में, जो शांति के लिए सेमिनियल रिपोर्ट में एजेंडा फॉर पीस यहाँ लिखा है, शांति के लिए जो एजेंडा है अनुशासित प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी की रोका जाए, निरोधक राजनीति। सबसे पहले जैसे अगर हम यूक्रेन और रूस के युद्ध को देखें तो सबसे पहले तो डिप्लोमेसी जो कूटनीति के थ्रू उसको रोका जाए। इसके बाद क्या होगा? पीस, वहाँ पे शांति की स्थापना की जाए। फिर क्या होगा? उसको आगे बढ़ाया जाए कि शांति मेंटेन रहे, और उसके बाद शांति को बिल्ड किया जाए कि उस शांति को मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए कि वहाँ भुखमरी ना हो, वहाँ पे रोज़गार मिले लोगों को, वहाँ पे डेवलपमेंट जो ख़त्म हो गया है, हॉस्पिटल, स्कूल और वो सब चीज़ें मेंटेन की जाए। तो ये सारी चीज़ें इसका सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी 2 किस में है? सबसे पहले ए में। तो इससे ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये सबसे पहले तो डिप्लोमेसी, युद्ध को रोकने में या शांति को बनाए रखने के लिए बात तो करनी होगी। अगर वो बात हो रही है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं 66 के बाद 67 देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु सेड दैट द यूनाइटेड स्टेट इज़ नॉट सिंपली अ सुपर पावर, इट इज़ हाइपर पावर। किसने कहा कि यूनाइटेड स्टेट न सिर्फ सुपर पावर अधिशक्ति है, वह हाइपर पावर है? हुबर्ट वेड्रिन, रॉबर्ट गेट्स, रिचर्ड हैस, पॉल कैनेडी। तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन में सही क्या है? हुबर्ट वेड्राइन। हुबर्ट वेड्राइन कहते हैं कि हाइपर पावर है। तो एच से जोड़ सकते हैं हाइपर पावर, हुबर्ट वेड्राइन इससे जोड़ सकते हैं। तो ये सही है आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 67 के बाद 68 पर पहुंच जाते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये UN कॉन्फ्रेंस है, प्लेसेस यहाँ दिए हुए हैं और इशू किस इशू पे बनाया गया। तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आपको बेसिक चीज़ें कुछ मालूम हो तो रियो डे जेनेरियो 1992 ये आपको मालूम होना चाहिए, ये यूजली मालूम रहता है लोगों को। ये कहाँ पे हुआ था? एनवायरनमेंट के लिए हुआ था। रियो डे जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। तो ब्राज़ील में एनवायरनमेंट को लेके हुआ था। तो अगर आप A का 4 लगाएंगे तो A का 4 कहाँ पे? यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे तो और किसी में है भी नहीं, वैसे भी D सही हो जाएगा। B का 3 वियना में क्या हुआ था? ह्यूमन राइट की बात हुई थी, इसीलिए जब वियना अकॉर्ड बोलते हैं, जब जैसे हमारे यहाँ
पाकिस्तान ने ये किसी कोई कैदी या युद्धबंदी या इन सब चीज़ों को लेके कोई कैसे रिएक्ट करना होगा, ये चीज़ें वियना प्रोटोकॉल में, वियना जो अकॉर्ड था उसमें डिसाइड किया गया कि अगर कोई कैदी है या कोई भी है तो उसके ऊपर कैसे ह्यूमन राइट उसके रखते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इससे हो गया। कायरो 1994 में पॉपुलेशन के ऊपर हुआ, और बीजिंग 1995 में वुमेन के लेके इशू को लेके यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई। तो आसान है, इसको अलग अलग याद रखना भी ज़रूरी है। वियना 93 कहाँ पे हुआ, किस चीज़ को लेके थे वियना, ह्यूमन राइट्स, ये ज़रूरी है। रियो डी जेनेरो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। कायरो और बीजिंग भले आप छोड़ दें, लेकिन कायरो भी पॉपुलेशन को है, बीजिंग वुमेन को लेके है, तो आप देखेंगे तो डी इसका सही है। हिंदी में भी सेम ही रहेगा, इसमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं 68 में के बाद 69 जाते हैं। बे ऑफ पिग्स इज एसोसिएटेड विथ विच क्राइसिस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब बे ऑफ पिग्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है, तो कौन सी संकट हो जाएगी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, हंगरी, कोरिया, स्वेज कनाल। क्यूबन मिसाइल, हंगरी, कोरिया, स्वेज नहर, इनमें से कौन सा क्राइसिस है जिसमें पिग, बे ऑफ पिग की बात हुई थी, तो बे ऑफ पिग जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो 1962 में हुआ था। क्यूबा के अंदर जो गवर्नमेंट थी उसको हटाने की कोशिश की गई थी अमेरिका द्वारा, और जो वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन आया, तो उसको हटाने की कोशिश अमेरिका द्वारा हुई। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल फिट कर दी। अब अमेरिका के बगल में न्यूक्लियर मिसाइल होना बहुत अमेरिका के लिए खतरा था, तो अमेरिका ने कहा कि हम अटैक करेंगे। अब अटैक करता तो ये मिसाइल चल सकते थे और अमेरिका भी बर्बाद हो सकता था, और इस क्राइसिस को दिया गया था नाम कि 13 डे क्राइसिस। 13 दिन तक पूरी दुनिया में लग रहा था कि फिर से एक वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन फाइनली बातचीत से, जो हमने बात की अभी कि डिप्लोमेसी से वो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में डिप्लोमेसी है, तो डिप्लोमेसी से वो चीज़ें सॉल्व हो गई और पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर से बच गई। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसका सही आंसर है। और एक बहुत अच्छी मूवी भी है 13 डेज, अगर आप लोग देखें यूट्यूब पे रखी हुई है, और इसी मिसाइल क्राइसिस पे है, आप देख सकते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। ब्लैक विडोज आर वुमेन टेररिस्ट, टू विच कंट्री डू दे बिलोंग। ब्लैक विडो जो है काली विधवाएं या ब्लैक विडोज महिला आतंकवादी है, वह किस देश में है, तो आप देखेंगे पैलेस्टाइन, चेचन्या, श्रीलंका, लेबनान। ऑल्दो ये थोड़ा सा गलत है, किस देश में है, तो चेचन्या कोई देश नहीं है, अभी रूस का पार्ट है। तो पैलेस्टाइन भी अगर हम देखें तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट देश नहीं, इजराइल का पार्ट है, लेकिन फिर भी पैलेस्टाइन देश अपने आप को मानता है। बहुत से लोगों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है पैलेस्टाइन में। श्रीलंका, लेबनान तो है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर तो चेचन्या है, लेकिन चेचन्या का जो आइडिया है ये देश नहीं है। यहाँ पे विच टेरिटरी लिख सकते थे तो बेटर क्वेश्चन हो जाता। आगे बढ़िए 71। Chronologically arrange the following treaties on environment in correct ascending order. UN Law of the Sea, Kyoto Protocol, Antarctic Treaty, Cartagena Protocol। तो UN का समुद्री कानून, इसको क्रोनोलॉजिकली लगाना है, तो क्या है, UN का समुद्री कानून, क्योटो प्रोटोकॉल, अंटार्कटिक संधि, जैव सुरक्षा पर कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, अंटार्कटिक संधि हुई, तो नंबर 1 डाल लीजिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूएन का समुद्री कानून नंबर 2, इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल और जैव सुरक्षा पर कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये लास्ट में हुआ है। अब देख सकते हैं जैव सुरक्षा जो है सबसे आखिरी में, आजकल हम अवेयर हुए हैं, ये सारी चीज़ें पहले हुई। तो 4th सबसे लास्ट में किस में है, इसमें है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 71 का ए। अपने आप देख सकते हैं कि 71 का ए हो सकता है। अंटार्कटिक संधि सबसे पहले हुई, फिर उसके बाद हुआ समुद्री कानून, फिर क्योटो प्रोटोकॉल और जैव सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं 71 के बाद 72 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। SD मुनि, C राजा मोहन, उर्मिला फडनीस, जयन दीक्षित,
अब ये किस इनकी बुक्स का नाम है, किससे ये रिलेटेड हैं? तो अगर आप देखेंगे तो सी राजा मोहन जो हैं इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट हैं, तो इनकी जो बुक है वो अगर आप जानते हैं तो क्रॉसिंग द रूबिकॉन, क्रॉसिंग द रूबिकॉन ये है बी का 1। और इसी के साथ अगर हाँ देखिए एस डी मुनी, ए का क्या हो जाएगा, पैंग्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। और उर्मिला फरसी का फोर्स एथनिसिटी एंड नेशनल बिल्डिंग इन साउथ एशिया। जे एन दीक्षित क्या बचे, एनाटॉमी ऑफ फ्लॉड इनहेरिटेंस इंडिया पाक रिलेशन। तो ये जो है सही आंसर है, उसका सही आंसर अगर आप मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए इसका सही आंसर है। थोड़ा सा मुश्किल है बुक्स को याद रखना, ये बुक्स अभी पूछे जाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि उस समय ये रिलेटेड थी, पूछी गई, लेकिन आज के समय में इसके चांसेस बहुत कम हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज ट्रस्ट विथ एशिया वॉज इनंशिएटेड इन विजन ऑफ एंगेजमेंट विच वॉज आर्टिकुलेटेड बाई। एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्ति किया गया था। ये किसने स्पष्ट बताया? तो हमारे ये इंडियाज ट्रस्ट विथ एशिया वॉज इनिशिएटेड इन विजन ऑफ द एंगेजमेंट विच आर आर्टिकुलेटेड बाई जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि एशिया के साथ वो अपने आप को भारत का मिलन मानते हैं कि एशिया अब धीरे धीरे लिबरल हो रहा है, धीरे धीरे लिबर्टी सबको मिल रही है और एशिया एक आइडेंटिटी की तरह, जिस तरह से यूरोप एक आइडेंटिटी की तरह वैसे एशिया भी रहेगा। तो जवाहरलाल नेहरू का ये विज़न था, ये आइडिया था। आगे बढ़ते हैं 73 के बाद 74। Given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. Assertion देखिए, the factors and the force that constrained Nehru's India from playing its legitimate role in Asia have either been mitigated to an extent or redefined. तो क्या है, इसको हिंदी में देखें। नेहरू के भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक और शक्तियाँ या तो एक सीमा तक कम हो गए हैं या पुनः परिभाषित किए गए हैं आज के समय में। तो देखें सही बात है, चाहे वो नैम हो या चाहे वो दूसरी चीज़ें हो, पंचशील हो, इसको फिर से रीडिफाइन किया। द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड एक्सपेंशन ऑफ द स्ट्रेटजिक स्पेस फॉर इंडिया टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट हैज़ वाइडेंड। कि सही बात है, क्योंकि अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए शीत युद्ध के अंत और भारत के लिए सामरिक जगह का विस्तार व्यापक हो गया है। तो ऑब्वियसली पहले हम एक कह सकते हैं कि सोशलिस्ट ब्लॉक की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे, अब हमारे पास ज़्यादा विस्तार है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। दोनों ही सही है और ए जो है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो अब हम जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि नेट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ यूपीएचएससी के लिए बहुत है। टीजीपी पीजीटी में थोड़ा सा मुश्किल है इस तरह क्वेश्चन आना, लेकिन इससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। When did the United Nations General Assembly Resolution 2832 on the Declaration of Indian Ocean as Zone of Peace adopted? कब हुआ ये अडॉप्ट हुआ? 2832 शांति के रूप में भारतीय महासागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव 2832 कब अंगीकृत किया गया? अब ये सोच सकते हैं क्यों किया गया होगा, क्योंकि 1971 में ही बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और बीच में इंटरफेयर करके, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में इंडिया ने बांग्लादेश का निर्माण किया था। तो 2832 जो है वो उसी से रिलेटेड है। तो ये सही आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा तैयारी करते रहेंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे तो इसी बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं रिसर्च से रिलेटेड, तो भी आप हमको कॉल कर सकते हैं। हम आपको पूरी सहयोग करेंगे। हमारे नंबर है, फ़ोन नंबर 6001203135 पे कॉल कर सकते हैं, या
व्हाट्सएप है 6001939975 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी विज़िट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कैटो स्टडी सर्कल के नाम से हैं। ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई PDF बुक या उस तरह की कोई भी चीज़ चाहिए। आई होप आप तैयारी अच्छी चल रही होगी और जल्दी ही फरवरी या मार्च के अंदर ही ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसलिए आपके पास लगभग 1 महीना है। इस 1 महीने में पूरी जान लगा देंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसी के साथ यहाँ ख़त्म करते हैं। अब हम GS भी शुरू कर रहे हैं जल्दी ही, मोस्ट प्रोबेबली कल परसों से हम इसको GS को भी शुरू कर देंगे। तो GS भी ज़रूरी है। 1 महीने हम अगर GS को लगातार पढ़ते रहते हैं तो ऑब्वियसली GS में भी हम अच्छा करेंगे। 70-80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन GS के हम कर पाएंगे, जिससे कि हमारा स्कोर भी बढ़ जाएगा और श्योर हो जाएगा कि सिलेक्शन होगा ही। और ऑब्वियसली इंटरव्यू में आप पहुंचेंगे और अगर मेरिट में आपका ज़्यादा नंबर है तो इंटरव्यू में कम भी नंबर देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन सिक्योर रहेगा। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।